हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट के टेट का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अदर एग्जाम्स हो, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के अलावा उस क्वेश्चंस में जो भी कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी आपके लिए जो है वो मैंने प्रोवाइड की है, ताकि आपको कुछ अदर जो है जानकारियां मिल सके। ठीक है, तो बच्चे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है ये है आपका, कहता है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था। तो देखिए, सैयद वंश की अगर हम बात करते हैं तो सैयद वंश जो है ये शुरू किया जाता है किसके द्वारा? खिरिज खां के द्वारा। खिरिज खां, ठीक है, खिरिज खां इसका संस्थापक होता है। तो खिरिज खां के बाद और भी कई सारे सुल्तान इस वंश में आते हैं। जैसे खिरिज खां के बाद कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद आता है आलम शाह। आलम शाह, ठीक, आलम शाह। तो खिरिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये खिरिज वंश का, सैयद वंश का जो था ये आखिरी राजा था, आखिरी सुल्तान था। तो सैयद वंश का अंत करने वाला जो शासक हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, बलोल लोदी। ठीक है, बलोल लोदी जो है इसने सैयद वंश का अंत कर दिया। सैयद वंश के स्थान पर ये लोदी वंश को लेकर आया। ठीक है, अगर हम बलोल लोदी की बात करते हैं तो बलोल लोदी जो है ये किसका, इसने किसकी स्थापना की? इसने लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना की। और लोदी वंश जो था ये भी दिल्ली सल्तनत में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वंश था। ये लोदी वंश जो है इसने साल 1451 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना दबदबा कायम रखा। ठीक है, तो बलोल लोदी के बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे और ये दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो था ये आखिरी सुल्तान था जिसको बाबर पानीपत के युद्ध में हरा देता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। तो सैयद वंश का अंत करने वाला जो शासक था बच्चों वो था बलोल लोदी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सही है वो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए, अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठा। वह वह कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। बाद में बदायूं चला गया और 1447 ईस्वी में बल्लोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर आता है प्रश्न नंबर 2। कहता है टंका नामक चांदी के अरबी सिक्के का प्रचलन किसने किया? देखिए, टंका और जीतल, ठीक है, टंका और जीतल ये दो सिक्के थे। टंका जो था ये चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, और जीतल जो था ये तांबे का सिक्का था, तांबे का। ठीक है, तो जो टका जो सिक्का था चांदी का, तो ये जो टका नामक सिक्का था इसका प्रचलन किसने किया? इसका प्रचलन किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो इल्तुतमिश ही वो सुल्तान था जिसने चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कहता है इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने जिसने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल का सिक्का भी जो है जारी किया। ठीक, चलिए अब आगे आता है हमारा, कहता है प्रश्न नंबर 3 में वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज्य में आया था। देखिए, अगर विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर का जो संस्थापक थे वो संगम वंश के थे। संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। संगम वंश में हरिहर, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। इन्होंने ही संगम वंश की स्थापना की थी और विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश ही था। पर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया मुस्लिम यात्री कौन था जो विजयनगर आया, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा अब्दुल रज़ाक।
ठीक। अब्दुल रजाक जो है ये किसके टाइम पीरियड में आता है? अब्दुल रजाक जो है ये संगम वंश के राजा देव राय सेकंड के टाइम पीरियड में भारत आता है। ठीक है, तो अब्दुल रजाक जो है ये देवराय सेकंड के समय में भारत पे यात्रा पे आता है, भारत की यात्रा में आता है। और ये कहाँ का था? ये फारस का था, फारस का। ठीक है, ये यात्री था। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि 1443 में फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया। उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 4, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए सुल्तान, अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, और तुगलक वंश जो है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये बैठता है गद्दी पे साल 1325 में, 1325 से लेके 1351 तक। ठीक, 1325 से लेके 1351 तक ये दिल्ली सल्तनत पर जो है अपना दबदबा बनाए रखता है। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। इसी ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से, इसने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई? दौलताबाद में बनाई। और दौलताबाद को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, देवगिरी। देवगिरी का नाम दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ही रखा था। तो इसने राजधानी बनाई क्यों? क्या कारण था? ये कारण था ताकि यह नगर जो है साम्राज्य के केंद्र में था। जो दौलताबाद जो था वो साम्राज्य के केंद्र में था, इसीलिए इसने उसको राजधानी बनाया। ठीक, तो अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का प्रमुख कारण जो था वो साम्राज्य के मध्य में होना था। ठीक, इसीलिए इसने इसको राजधानी बनाया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है एक बहुत बड़े इतिहासकार है और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक से बड़े जो है उनको बहुत आदर्श मानते थे। तो फिरोज शाह तुगलक को ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहते थे। ठीक है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान अगर कोई है तो वो फिरोज शाह तुगलक है। तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी तारीख फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल और स्थायी सेना का भरण पोषण करना। ठीक है, कि उसके पास जो सेना थी, जो एक बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना का भरण पोषण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 1। और अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो साल 1296 से लेकर 1316 तक है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को दूसरा सिकंदर की उपाधि दी। ठीक है, सिकंदर द्वितीय इसको कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के खर्च को नियंत्रित करने हेतु वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पूछा गया है किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? देखिए इब्न बतूता जो था ये विदेशी था और ये कहाँ से आता है? ये मोरक्को से आता है, मोरक्को से भारत की यात्रा पर आता है। और किसके टाइम पीरियड में आता है? वो टाइम पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत में आता है और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था रहला। रहला, रहला मतलब सफरनामा, सफरनामा। तो इस किताब के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी सामाजिक व्यवस्था है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में ये सारी बातें अपनी किताब सफरनामा में बताता है। ठीक है, साल 1342 में इब्न बतूता को साल 1342 में इब्न बतूता को
क्या किया था, इसको दिल्ली का काजी अपॉइंट किया था। ठीक है, दिल्ली का इसको काजी बना दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका देखिए 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। मतलब साल 1342 में ये दिल्ली का काजी अपॉइंट कर दिया था और इसको चाइना भी जो है भेजा जाता है बतूता को एक दूत के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, बाजार कीमतों में सुधार। तो बाजार कीमतों में सुधार किसके समय में हुआ था, ये अलाउद्दीन के समय में हुआ था। अलाउद्दीन के समय में ये हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय ये मोहम्मद गौरी के समय में, मोहम्मद गौरी के टाइम की बात है। ठीक, राजधानी स्थानांतरण ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के टाइम की बात है। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की बात है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है खा, ऑप्शन नंबर खा, फिर उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर घा, फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर का, और फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड यानी ऑप्शन नंबर घ। तो का, घ, का और गा, तो ये इसकी सही क्रोनोलॉजी है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इसकी व्याख्या 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण होता है। तो वैसे कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उसको पूरा कौन कराता है, इल्तुतमिश कराता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की बीच में ही उसके मतलब उसको बनाते हुए जब बन रहा होता कुतुब मीनार तो बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार व्यवस्था थी और 1327 में राजधानी का स्थानांतरण दौलताबाद कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से। अब यहाँ पे मिलान करना है हमें बच्चों। तो देखिए जैसे आमिर खुसरो को यहाँ पे एक सूची दी है, ये है लेखक, इतिहासकार और ये है पुस्तकें। तो किस इतिहासकार ने किस कौन सी पुस्तक लिखी है उसको आपस में मिलाना है। जैसे अगर हम आमिर खुसरो की बात करते हैं तो इसने लिखी है तुगलकनामा, अगर हम इब्न बतूता की बात करते हैं तो इसने लिखी है रहला, अगर हम मिनाज उस सिराज की बात करते हैं तो इसने लिखी है तबकात नसीरी, और अगर हम जियाउद्दीन बरनी की बात करते हैं तो ये लिखता है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। ठीक, यानी 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है प्रश्न में तुर्कान चहलगानी कौन थे। तो तुर्कान चहलगानी जो थे ये कौन थे, तो इसका सही जवाब है ये 40 तुर्क अमीरों का समूह। देखिए तुर्कान चहलगानी की स्थापना करने वाला जो था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना करने वाला जो था वो इल्तुतमिश था। ये 40 गुलामों का या 40 गुलाम बोल सकते हैं या 40 जो है इसके तुर्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक समूह था जो इल्तुतमिश को अपना आदर्श मानते थे। इल्तुतमिश ने इनकी स्थापना की 40 तुर्क अमीरों की या 40 गुलामों की बोल सकते हैं कि उस इल्तुतमिश ने इनको इनका एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगानी या फिर उसको चालीसा बोला गया, चालीसा। ठीक है, तो चालीसा बोला गया। तो इसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसकी स्थापना करने वाला इल्तुतमिश था। और ये क्या था, ये 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चालीसा गुट का पतन या तुर्कान चहलगानी का पतन किसने किया, तो इसको सही जवाब होगा वो होगा बलबन, बलबन। ठीक है, बलबन ने इस 40 गुलामों के संगठन को नष्ट कर दिया, क्योंकि बलबन भी इस 40 गुलामों में से एक था, इस समूह का ही सदस्य था। तो बलबन को ये पता था कि अगर ये 40 गुलामों का समूह कायम रहेगा तो उसे गद्दी से हटा दिया जा सकता है, इसीलिए बलबन ने इन 40 गुलामों के संगठन को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी कौन थे, ये थे 40 तुर्क अमीरों का समूह। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे व्याख्या लिखी हुई है कि इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त तुर्क अमीरों का एक समूह बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 दल कहा गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कहते हैं तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया। तो बच्चों ये जो युद्ध था जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था वो था तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इससे पहले भी तराइन का एक युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है साल 1191 में। ठीक है, तो ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था
ये था तराइन का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन साल 1192 में उसके अगले ही साल फिर से मोहम्मद गौरी ने हमला किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, तराइन का दूसरा युद्ध। आगे देखिए इसकी व्याख्या। देखिए 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है मजम उल बहरीन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, मजम उल बहरीन जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर एक, दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, दारा शिकोह के अलावा औरंगजेब के कुछ और भी पुत्र थे, जैसे मुराद बख्श हो गया, शाह शुजा हो गया, औरंगजेब हो गया है। ये चार तो बेटे थे। इसके अलावा औरंगजेब की कुछ बेटियां भी थी, जैसे जहां आरा हो गई है, रोशन आरा हो गई है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराधिकार के युद्ध की, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराधिकार के युद्ध की, तो जब शाहजहां बीमार होता है तो बीमार होने की वजह से इन चारों भाइयों के अंदर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है कि कौन बादशाह गद्दी पर बैठेगा। परंतु दारा शिकोह जो है ये शाहजहां का सबसे प्रिय होता है, इसीलिए शाहजहां चाहता है कि दारा शिकोह अगला राजा बने। परंतु ये बात औरंगजेब और उसके दूसरे भाइयों को हजम नहीं होती, इसलिए वो आपस में मतलब ये उत्तराधिकार को लेकर इनकी आपस में लड़ाई होती है, जिसमें विजयी औरंगजेब होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए शाहजहां के, तो अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। ठीक है, और उसकी 3 बेटियां थी, यानी टोटल उसके 7 बच्चे हो गए, जिसमें एक था दारा शिकोह, दूसरा था शाह शुजा, शाह शुजा। ठीक है, और मुराद, मुराद बख्श, मुराद बख्श, इसके बाद औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक, ये शाहजहां के पुत्र थे। और अगर इसकी पुत्रियों की बात की जाए तो एक थी जहानारा, उसके बाद रोशनारा और तीसरी थी गोहानारा। तो शाहजहां के इन चारों बेटों के अंदर जब शाहजहां बीमार हो गया तो इसके चारों पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो गई, जिसमें विजयी कौन रहा, विजयी औरंगजेब रहा। ठीक है, और फाइनली जो है औरंगजेब बादशाह बन जाता है मुगलिया सल्तनत का। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पूछा गया है कि मजम उल बहरीन पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है बच्चों दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर 1। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दारा शिकोह ने भारत और इस्लामी विचारधाराओं के समन्वय पर आधारित मजम उल बहरीन दो समुद्रों का मिलन नामक एक ग्रंथ की रचना की। दारा शिकोह जो है ये काफी विद्वान था, ये विद्वान विद्वान था। ठीक है, इसको हम दूसरा अकबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों को एक ही नजर से देखता था। बट इसके अंदर जो थे एक सैनिक वाले गुण नहीं थे। ठीक है, ये जो था शाहजहां का काफी प्रिय था, शाहजहां के साथ रहता था और इसीलिए शाहजहां इसको चाहता था कि ये अगला बादशाह बने। परंतु औरंगजेब जो है वो इसको राजा, इसको बादशाह बनते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को जो है हराया और इसको मृत्युदंड दिया, इसको मार दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था, कौन था, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा जहांगीर। तो जहांगीर जो है इसका जो क्या था, जहांगीर इसका चित्रकला में काफी निपुण था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर। तो देखिए यहाँ पर कुछ व्याख्या में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर व्याख्या में लिखा हुआ है क्या, देखिए मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का महान पारखी था। उसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास प्रमुख थे। अबुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक युवती का चित्र भेंट किया था। बाद में जहांगीर ने उसके सम्मान में कई चित्र बनवाए, टॉमस रो के सामने रखे, किंतु वह अपने मूल चित्र को पहचान नहीं
सका। ठीक है, तो ये काफी चित्रकला में खुद भी काफी निपुण था जहांगीर। ठीक है, और अगर हम देखें जहांगीर का, अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो 1605 से लेके 1627 तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप बच्चों को याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सर टॉमस लो को दूत के रूप में भेजा गया। सर टॉमस लो को दूत के रूप में भेजा गया किसके टाइम पीरियड में? इसका जो सही जवाब है वो है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में टॉमस लो जो है ये दूत बनकर आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसको देखें। हॉकिंस के भारत से लौटने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस लो को मुगल दरबार में भेजा। 1615 में वह अजमेर में जहांगीर से मिला और 1615 से लेकर 1618 तक मुगल दरबार में रहकर अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। ठीक है, तो बेसिकली जो अंग्रेज थे वो जहांगीर से परमिशन लेना चाहते थे कि वो व्यापार कर सके। जहांगीर ने उनको परमिशन दी, जिससे कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करना जो है वो शुरू कर दिया। आगे देखिए, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 15 पे, आमेर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे वो कहलाते थे। तो इसमें का सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हैं शेखजादा, मिर्जा, खानजादा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको, इसकी व्याख्या क्या कहता है? कहता है चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था। खानजादा की उपाधि मुगल बादशाह विशेष सेवाओं के लिए देते थे, जबकि भारतीय अमीर व अमीरों के वंशज को क्या शेखजादा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आता है, कहता राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था अकबर का? तो यहाँ पे देखिए इसके 4 ऑप्शन है, जैसे राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदों को पृथक करना और मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना था। उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर समाप्त किया। साथ ही राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। 1562 में अकबर की जो है वो शादी होती है किससे? हरक्का बाई से। ठीक है, हरक्का बाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसका नाम हरक्का बाई था, जो आमेर के जो कछवा राजा है भारमल की पुत्री थी। तो 1562 में अकबर का विवाह होता है हरक्का बाई से, जो अजमेर के राजा कछवा राजा जो है भारमल की पुत्री थी। तो बेसिकली अकबर जो है वो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध इसलिए बनाना चाहता था ताकि अकबर का राज्य जो है वो विस्तार हो, और साथ ही साथ जो राजपूत जो थे वो बहुत वीर थे, बहुत बहादुर होते थे। तो अकबर की ये मानसिकता थी कि वो उन्हें अपने साथ मिला ले, जिससे कि युद्ध में जो है कभी अगर अकबर का किसी दूसरे के साथ युद्ध होता तो राजपूत उसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो इसीलिए अकबर जो है अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उनके साथ उसने वैवाहिक संबंध, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, साल 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला जो था वो उसका क्या नाम था? तो देखिए 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो साल 1786 से लेके 1793 तक का इसका टाइम पीरियड है। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसके समय में जो है युद्ध होता है, और वो युद्ध है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, और ये किसके साथ होता है? टीपू सुल्तान के साथ होता है। ये टीपू सुल्तान ये थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध हार जाता है और टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक, तो कॉर्नवालिस जो था इसे पुलिस व्यवस्था का जनक भी बोला जाता है कि भारत में अगर पुलिस व्यवस्था या
पुलिस की अगर कोई व्यवस्था को अगर किसी ने जन्म दिया है तो वो कौन है, तो वो कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस, इसका टाइम पीरियड साल 1786 से लेकर 1793 का है। और ये जो है ये एक तरीके से 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर रहा है। ठीक है, गवर्नर जनरल रहा है। और इसके टाइम पीरियड में ही आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसको 3 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो है ये वो एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट हम इसको बोलते हैं, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था और जमींदार ही किसान से लगान वसूल करता था और बाद में अंग्रेजों के कोष में उसके उनके खातों में जमा करता था। ठीक है, तो इसमें जो था किसानों का बड़ा ही शोषण होता था स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिए। साल 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया। ठीक है, इसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसके अनुसार भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। ठीक है, अगर 11 रुपए जमींदार ने वसूल किए हैं लगान के, तो उस 11 रुपए में से 10 रुपए जमींदार अंग्रेजों को देगा, कंपनी को देगा और 1 रुपया वो खुद रखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रेशो बनाई गई थी। आगे देखिए, आगे कहता है अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र था, तो इसका जो सही जवाब है वो है सूरत, ऑप्शन नंबर 1 सूरत। ठीक, तो यहां पर देखिए इसकी व्याख्या को, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। साल 1613 में मुगल दरबार से अनुमति प्राप्त करके अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक जो केंद्र स्थापित किया। ठीक है, 31 दिसंबर साल 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी जो एलिजाबेथ होती है वो परमिशन देती है पूर्व की देशों में व्यापार करने की। तो यहीं से ही उनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो 1613 में मुगल दरबार में जब जहांगीर से वो अनुमति प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, उसके बाद सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र को स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, तो इसको जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3 साल 1784। इसमें पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो लागू किया गया था। ठीक, तो एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ठीक है, अब इस पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार जो है वो अलग कर दिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं व्यापारिक को, अगर हम बात करते हैं राजनीति को, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत अलग कर दिए, तो वो है हमारा पीट्स इंडिया एक्ट साल 1784 में, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था और इसी में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न 20 में, इसको देखते हैं हम। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जैसे कहते हैं भारत में पुर्तगाली व्यापार, तो भारत में पुर्तगाली जो व्यापार है वो कब हुआ, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पुर्तगाली व्यापार की, तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार होता है साल 1503 में भारत में। ठीक है, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है ये साल 1600। ठीक है, और अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं 1664 है, और अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1602 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पुर्तगाली व्यापार करने के लिए भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 में, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और हमसे पूछा जाए अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो यह है 1602 में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैचिंग करके कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21। कहता है इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जैसे हम डलहौजी है, इधर रिपिन है, कर्जन है और विलियम बेंटिक है, और यहाँ इन्होंने जो जो कार्य किए हैं, ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। देखिए अगर हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो इसने क्या किया था, इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो विलियम बेंटिक
ने क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसने उत्तराधिकारी अपहरण सिद्धांत जो है वो लागू किया था। ठीक है। और अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना हुई थी और लॉर्ड कर्जन के साथ में क्या हुआ था, बंगाल की संधि हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम दे सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत हुआ था। विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कर्जन के समय बंगाल की संधि हुई थी और रिपन के समय में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना हुई थी। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ कहता है बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के समय में हुआ। तो बंगाल में दोहरा शासन का जो अंत है वो किसके समय में होता है, वो होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के समय में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग जो है इसके टाइम पीरियड में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत होता है। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसके टाइम पीरियड में ही जो है साल 1773 का जो है एक्ट लागू होता है। ठीक है। साल 1773 का एक्ट बनता है जिसमें ये बात की घोषणा होती है कि कलकत्ता में क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और साल 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बन जाता है। ठीक। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है, हम बोल सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो बना था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर कौन बना था, तो अगर भारत के पहले गवर्नर की बात करें तो आप बताओगे विलियम बेंटिक, है ना। बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर बना था। लेकिन अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने ही दोहरी शासन व्यवस्था का क्या किया था, अंत किया था। और इसी के समय में ही भारत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरे शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास था। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 23। कहते दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मण, इसके पास अवध में दीवान का पद था। ठीक। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सादत खान 1720 से 1722 इसमें अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और नीलकंठ नागर को अपना दीवान नियुक्त किया। बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। ठीक है। तो ये थे हमारे बच्चों प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। इस प्रश्नों के साथ साथ कुछ अलग से जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो भी मैंने आपको दी, और जिससे कि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।